नमस्कार। 1999 का कारगिल युद्ध, ये नाम सुनते ही हम सबके अंदर एक गर्व और वीरता की लहर दौड़ जाती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस शानदार जीत के जश्न के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी दबी है जिससे जानना बेहद बेहद जरूरी है। एक ऐसी कहानी जहाँ चेतावनियों का अनसुना कर दिया गया, जहाँ सिस्टम अपनी ही गलतियों का शिकार हुआ और जिसने भारत को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज हम उस जीत की नहीं बल्कि उन विफलताओं की अनकही कहानी को उजागर करेंगे। चलिए इस विश्लेषण को एक चौंकाने वाले तथ्य से शुरू करते हैं। कारगिल युद्ध से ठीक पहले भारतीय सेना ने एक वॉर गेम किया था, एक अभ्यास, और उसके नतीजों में ठीक वैसी ही घुसपैठ का अंदेशा जताया गया था जैसा बाद में हुआ। जी हाँ, आपने सही सुना, एक गुप्त पाकिस्तानी आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। तो फिर सबसे बड़ा और सबसे चुभने वाला सवाल यही है कि इतनी सटीक भविष्यवाणी फाइलों और रिपोर्ट्स के ढेर के नीचे दबकर कैसे रह गई? आखिर हमारा इंटेलिजेंस और मिलिट्री सिस्टम आने वाले इतने बड़े तूफान को देखने में नाकाम कैसे हो गया, जिसकी कीमत हमारे सैकड़ों वीर जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय माहौल कैसा था। एक ऐसा माहौल जिसने इस हमले को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना दिया था। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए। फरवरी 1999, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर बस से लाहौर जाते हैं। हवा में एक उम्मीद है, ऐसा लगता है जैसे दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने वाली है। लेकिन ठीक उसी वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बर्फीली चोटियों की खामोशी में एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी। ये शांति की पहल नहीं थी, बल्कि पीछ में छुरा घोंपने की तैयारी थी। अब इस विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जहां सबसे बड़ी चूक हुई, हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी। ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि गलतियों की एक पूरी चेन थी। देखिए, सबसे बड़ी वजहों में से एक थी हमारी सेना का फोकस। उस समय इंडियन आर्मी का पूरा ध्यान कश्मीर में चल रहे आतंकवाद से निपटने पर था। उनकी ट्रेनिंग, उनके हथियार, उनकी सोच, सब कुछ छोटे स्केल के संघर्षों के लिए बनी थी। वो एक पारंपरिक मिलिट्री हमले की तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। इसे कहते हैं सिग्नल वर्सेस नॉइज की प्रॉब्लम। जब आप गलत चीज पर ध्यान लगा रहे हो तो असली खतरे का साफ सिग्नल भी बाकी जानकारी के शोर में कहीं खो जाता है। और इस कंफ्यूजन को और भी ज्यादा पुख्ता किया देश की सबसे बड़ी बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसी यानी R&W के एक असेसमेंट ने। उन्होंने सेना को साफ साफ बताया था कि पाकिस्तान के साथ जंग का कोई खतरा नहीं है। अब सोचिए, जब देश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ही ऑल इज वेल का सिग्नल दे रही हो तो जमीन से आ रहे छोटे मोटे संकेतों पर कौन ध्यान देगा? लेकिन इन ऑफिशियल रिपोर्ट्स और असेसमेंट्स के नीचे जमीन पर कई ऐसे संकेत मिल रहे थे जो एक बहुत बड़ी और खतरनाक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे। सिग्नल बिल्कुल साफ थे, बस उन्हें देखने और समझने वाला कोई नहीं था। और ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, ठोस सबूत थे। जैसे कि पाकिस्तानी सेना बहुत बड़ी तादाद में हाई एल्टीट्यूड पर पहने जाने वाले जूते खरीद रही थी। स्थानीय चरवाहों ने बार बार घुसपैठियों को देखने की रिपोर्ट दी। और सबसे बड़ी बात, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डायरेक्टर ने खुद आर्मी चीफ को एक साइंड लेटर भेजा था। किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड का साइन किया हुआ लेटर भेजना एक बहुत ही गंभीर और असाधारण घटना मानी जाती है। ये दिखाता है कि खतरा कितना असली और कितना करीब था। लेकिन इन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। और तो और, जब मई की शुरुआत में घुसपैठ का पता चला भी, तब भी उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। उसे नॉर्मल इन्फिल्ट्रेशन मानकर टाल दिया गया, जैसे कुछ चरवाहे गलती से बॉर्डर पार कर गए हों। हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 13 मई तक मीडिया में पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी की खबरें छपने लगी थीं, लेकिन हमारे आर्मी चीफ जनरल VP मलिक पोलैंड के अपने ऑफिशियल टूर पर थे। मतलब सोचिए, जब घर में आग लग रही थी तब सेना के सबसे बड़े अफसर देश से बाहर थे। ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर सिचुएशन को समझने में कितनी बड़ी और विनाशकारी देरी हुई। इंटेलिजेंस की नाकामी तो थी ही, पर एक और बहुत बड़ी समस्या थी, हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी और फैसला लेने के तरीके में जो कमियां थी। सरकार के बिल्कुल टॉप लेवल पर ही एक राय नहीं थी। एक तरफ थे प्रधानमंत्री वाजपेयी, जो किसी भी कीमत पर LOC पार करने के खिलाफ थे ताकि ये लड़ाई एक फुल स्केल वॉर में न बदल जाए। और दूसरी तरफ थे गृह मंत्री LK आडवाणी,
जो हॉट परस्यूट यानी दुश्मन का पीछा करते हुए बॉर्डर पार करने के हक में थे। इस स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन ने सेना के हाथ बांध दिए और एक मजबूत, एक साथ मिलकर लिए गए एक्शन को रोक दिया। और स्टिम्सन सेंटर का ये कथन इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है। भारत में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बड़े फैसले अक्सर तयशुदा प्रोसेस पर कम और उस वक्त सत्ता में बैठे नेताओं के व्यक्तित्व और उनके आपसी रिश्तों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संकट के समय एक सोची समझी और भरोसेमंद प्रतिक्रिया की कोई गारंटी नहीं होती। ये किसी भी देश के लिए एक खतरनाक स्थिति है। अब जरा इस जंग के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि ये पाकिस्तान की एक करारी हार थी, लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी सादी है? अगर हम सिर्फ जंग के मैदान पर मिली हार से आगे देखें तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या पाकिस्तान की सेना के लिए कारगिल वाकई में एक मुकम्मल हार थी, या फिर इस हार के पर्दे के पीछे उनकी कोई छिपी हुई जीत भी थी? ये समझना बहुत जरूरी है। कारगिल युद्ध के फौरन बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। इससे न सिर्फ चुनी हुई सरकार हमेशा के लिए कमजोर हो गई, बल्कि सेना देश की विदेश नीति की अकेली कंट्रोलर बन गई। इतना ही नहीं, जंग के बाद कश्मीर में फिदाइन हमलों की एक नई और पहले से ज्यादा घातक लहर शुरू हो गई। तो भले ही पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियां गंवा दी, लेकिन उसकी सेना ने पाकिस्तान के अंदर अपनी ताकत को और मजबूत कर लिया और कश्मीर में आतंकवाद को एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप दे दिया। लेकिन इस स्ट्रेटेजिक जीत के पर्दे के पीछे जमीन पर लड़ रहे पाकिस्तानी कमांडरों के लिए हकीकत बिल्कुल अलग और भयानक थी। जब भारतीय सेना का दबाव बढ़ा और उनका पूरा प्लान फेल होने लगा, तो एक सीनियर पाकिस्तानी जनरल ने हताशा में ये कहा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब दुआओं का वक्त है। ये दिखाता है कि कैसे टॉप पर बैठे जनरलों की बड़ी बड़ी योजनाओं का खामियाजा जमीन पर मौजूद सैनिकों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। और आखिर में ये देखना जरूरी है कि इस युद्ध से क्या सबक सीखे गए और कौन से सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं। युद्ध खत्म होने के बाद सरकार ने जाने माने स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी बनाई। इसका काम था उन सभी नाकामियों की जांच करना जिनकी वजह से कारगिल संकट पैदा हुआ। और कमेटी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। प्रॉब्लम किसी एक इंसान या एक एजेंसी की नहीं थी, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में थी। इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, उसे समझने और उस पर एक्शन लेने का कोई सेट प्रोसेस ड्रिवन तरीका था ही नहीं। सब कुछ एड हॉक तरीके से हो रहा था। और यही वो सवाल है जो आज भी हमारी राष्ट्रीय चेतना को झकझोरता है। कारगिल को 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। क्या हमने वाकई में उन सिस्टमिक कमियों को दूर कर लिया है, या हमारी नेशनल सिक्योरिटी आज भी कुछ बड़े नेताओं की समझदारी पर ही निर्भर करती है, न कि एक मजबूत और भरोसेमंद प्रोसेस पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ हमारी सरकारों को बल्कि हर नागरिक को खोजना होगा, ताकि इतिहास अपनी सबसे दर्दनाक गलतियों को फिर कभी न दोहराए।